यूनेस्को द्वारा 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना न केवल महाराष्ट्र बल्कि भारत के लिए एक सांस्कृतिक गौरव का विषय है। अब इन दुर्गों का संरक्षण न केवल अतीत का सम्मान है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक अमूल्य खजाना भी है। जब हम इन दुर्गों की ओर देखते हैं तो हम केवल पत्थरों को नहीं, संस्कृति, परंपरा, स्वाभिमान की गाथा को निहारते हैं, जिसे अब पूरी दुनिया ने सराहा भी है और स्वीकार भी किया है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किए जाते हैं, उसमें यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। तो हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण 12 मराठा किले हैं। सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो खबर यही है कि यूनेस्को द्वारा जो मराठा सैन्य परिदृश्य, इन किलों को सामूहिक रूप से कहा जाता है। ये किले बेसिकली 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक मराठाओं द्वारा या तो बनवाए गए या तो उनमें सुधार किया गया या उनके द्वारा इसका विस्तार किया गया, विस्तारित किए गए। ये समुद्री और पर्वतीय इलाकों में रणनीतिक रूप से स्थित हैं, यानी कि इनकी स्थिति जो है वो या तो समुद्रों में है या तो पर्वतीय क्षेत्रों में है और वहां पर इनकी स्थिति इनको महत्वपूर्ण बनाती है। और साथ ही साथ ये मराठा सैन्य शक्ति, मराठों के व्यापार, उनकी सुरक्षा और क्षेत्रीय नियंत्रण को भी दर्शाते हैं। तो सिर्फ ये किले नहीं है बल्कि जो मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत ये 12 किले हैं, ये 12 किले मराठों की शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। जो 47वीं विश्व धरोहर समिति है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है, WHC है, उसका जो सत्र था, उसमें भारत की तरफ से जो आधिकारिक नामांकन हुआ था वो मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत इन किलों का हुआ था और इसको स्वीकृति मिली। अब इससे पहले, इसके शामिल होने के बाद अगर हम बात करेंगे संख्या की, इससे पहले देखिए असम का जो चराईदेव मोईदाम था उसको वर्ष 2024 में शामिल किए जाने के बाद अब इसको जब शामिल किया गया मराठों के किलों को, मराठा सैन्य परिदृश्य जिसको कह रहे हैं, तो इस तरह से अब ये 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारत की तरफ से ये शुमार हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं इसी खबर के आलोक में। 12 प्रमुख किले जो शामिल हैं उसको हम समझेंगे, जिसमें कि 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन उससे पहले जो यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल है, इसके बारे में जरा समझ लें शुरुआत कब से हुई। तो देखिए, इसकी अगर बात करें, यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन हुआ एक, जिसको कि विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी विरासत जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो उसका इस प्रकार से संरक्षण किया जाए ताकि अगली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रहे। इसके लिए 1972 में एक अपनाया गया, क्या अपनाया गया, इस सम्मेलन में ही इस प्रस्ताव को अपनाया गया 1972 में, और फिर से 1975 में इसको लागू भी कर दिया गया। और इसका उद्देश्य ही था कि ऐसे स्थलों की पहचान कर ली जाए जो असाधारण रूप से, जिनका सार्वभौमिक मूल्य हो, यानी कि आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू रखते हो, ताकि उन्हें सुरक्षित किया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके कि अगली पीढ़ी भी उसको देख सके और अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक गौरव को महसूस कर सके। अब इस सम्मेलन में एक विश्व धरोहर समिति बनाई गई, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनाई गई, और दूसरा इसी समिति के माध्यम से विश्व धरोहर सूची भी, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का भी यहाँ पर गठन किया गया। इस सूची में जो इसके सदस्य देश हैं वो अपने अपने तरफ से एक आधिकारिक नामांकन करते हैं, फिर उस पर विचार किया जाता है, फिर उसको स्वीकार किया जाता है। तो स्थलों का मूल्यांकन होता है, अपने अपने स्थलों को नामित करते हैं इसके सदस्य देश। उन्हें नामित जो करने के बाद एक नामित सलाहकार निकाय होगी, उसके द्वारा इसको जांचा परखा जाता है। फिर सभी इसके जो मानदंड है उस पर अगर वो खरा उतरता है तो इस सूची में उसको शामिल कर लिया जाता है। फिलहाल भारत की तरफ से अगर हम बात करें मराठा सैन्य परिदृश्य के सम्मिलित होने के बाद, इससे पहले असम का चराईदेव मोईदाम वर्ष 2024 में सम्मिलित हुआ था। अब फिलहाल मराठा सैन्य परिदृश्य के शामिल होने के बाद इसकी संख्या 44 हो गई है। तो ये याद रखिएगा। अब इस पर हस्ताक्षर करता जितने देश थे इन स्थलों की सुरक्षा करेंगे। फिर राष्ट्रीय योजना हर देश अपनी जो चलाएगा विरासत की संरक्षण के लिए, उसके साथ इंटीग्रेट होगी ये व्यवस्था, यानी कि अपनी राष्ट्रीय योजना में आप उसका संरक्षण करेंगे, उसके साथ साथ विश्व धरोहर स्थल भी सहयोग करेगा। संरक्षण की स्थिति पर रिपोर्ट देने का काम ये सारे देश करेंगे। और साथ साथ ये जो सम्मेलन था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता को भी सुगम बनाया जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई, तो संरक्षण के प्रयासों के लिए विश्व धरोहर कोष बनाया गया, ताकि जो इसमें अगर जरूरत पड़े इसके सहायता के लिए, सहायता राशि की हम बात कर सकते हैं, तो इस कोष से सहायता भी दी जाती है जिससे कि इनका संरक्षण किया जाए। अब देखिए, इस सूची में शामिल जो 12 मराठा किले हैं, एक एक करके हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से 12 मराठा किले हैं।
तो देखिए इसमें से जैसा कि बताया गया कि 11 मराठा किले जो हैं वो कहां पर हैं, वो है आपके महाराष्ट्र में, और एक जो है आपका महाराष्ट्र से बाहर है। तो जो महाराष्ट्र से बाहर है उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, और महाराष्ट्र वाले जो हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। कई बार ये नाम देके भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत सम्मिलित किला नहीं है। तो देखिए पहला जो है वो है रायगढ़ का किला, जो कि महाराष्ट्र में जिसकी स्थिति है। अब मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा है, 1674 में शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक था वो यहीं हुआ था। तो रायगढ़ किला इस लिहाज से थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। अब इस परिसर में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो राजमहल, टकसाल, बाजार, सैनिक छावनी, जलाशय सभी कुछ यहाँ देखने को मिलता है। 1818 में यह किला फिर से ब्रिटिशों के अधीन चला गया था। तो फिलहाल रायगढ़ का किला जो है, इसको पहला नाम यह है। दूसरा है आपका प्रतापगढ़ का किला, महाराष्ट्र। रायगढ़ के किले को आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, और दूसरा है प्रतापगढ़ का किला, महाराष्ट्र में। 1656 में शिवाजी महाराज द्वारा इसको बनवाया गया था, और 24 किलोमीटर दूर है ये कहां से, महाबलेश्वर से। साथ ही साथ सह्याद्री की कठिन भौगोलिक स्थितियों में यह स्थित है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। अगला है पन्हाला का किला, यह भी महाराष्ट्र में है, और 12वीं सदी में इसको बनवाया था किसने, तो शिलाहार वंश द्वारा इसको निर्मित किया गया था। किले पर बाद में धीरे धीरे अन्य वंश के लोगों ने शासन किया, और फाइनली ये आया, मराठाओं ने इस पर अधिकार किया। तो पहले दक्कन के यादव, बहमनी सल्तनत, फिर बीजापुर का आदिलशाही शासन, और फिर मराठाओं के अधिकार में आया। और यहाँ पर जो पन्हाला का किला है, मराठों के जितने किले हैं उनमें अगर आप देखें तो सबसे बड़े किलों में से एक है, यानी बड़े किलों में इसकी पन्हाला के किले की गिनती होती है। 14 किलोमीटर में इसकी परिधि लगभग है, तो याद रखेंगे। अगला है शिवनेरी का किला। शिवनेरी का किला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी किले में शिवाजी महाराज का क्या हुआ था, जन्म स्थान था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है शिवनेरी का किला, इसलिए इसका भी महत्व है। और इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय है, तो इसलिए भी याद रखेंगे इसका त्रिकोणीय आकार। भी पूछा जा सकता है कि जो शामिल किए गए किले हैं उसमें से कौन सा त्रिकोणीय आकार का है। और प्राचीनता अगर बात करें तो 6वीं शताब्दी ईस्वी की है, जब इसे एक रणनीतिक सैन्य चौकी के तौर पर बनाया गया था। बाद में आप देखेंगे ये विकसित होता रहा, और 7 स्तरीय यहाँ पर 7 लेयर है सुरक्षा तंत्र के, 7 स्तरीय सुरक्षा तंत्र यहाँ पर मिलता है। और किले के अंदर आज भी गंगा जमुना झरना जो है बहता है, साथ ही इसमें एक बादामी तालाब है जिससे सिंचाई का काम यहाँ पर होता है, और निरंतर जलापूर्ति इस किले के अंदर सुनिश्चित करता है। इसके अलावा लोहगढ़ किला, लोहगढ़ या लोहागढ़ भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र में है, लोनावाला के पास स्थित है। समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ पर चित्र में आप देखिए। और इसकी खास बात क्या है, तो इसकी खास बात है विंचू काटा, यानी बिच्छू की पूंछ इसकी खास बात है। क्या है बिच्छू की पूंछ, तो एक दीवार है, वो पतली है, सकरी दीवार है, और ठीक इसके मध्य भाग से मुख्य किले के से निकलती हुई आप देखेंगे एक लंबी, सकरी और मजबूत पहाड़ी दीवार जैसी संरचना है। तो वो बिच्छू की जैसे पूंछ होती है ना, पतली लंबी इस तरह से, तो उसी तरह से यहाँ पर एक लंबी सकरी एक ऐसी पहाड़ी संरचना है जिसकी वजह से इसको बिंचू काटा कहते हैं, यानी बिच्छू की पूंछ की तरह संरचना। अब इसमें 4 बड़े दरवाजे भी हैं लोहगढ़ किले में, गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा, हनुमान दरवाजा और महादरवाजा। तो ये लोहगढ़ का किला महाराष्ट्र, इसको भी सम्मिलित किया गया है। इसका निर्माण मूल रूप से 10वीं शताब्दी ईस्वी में लोहतामिया वंश द्वारा किया गया था। बाद में कई वंश के साथ ये कई वंश के अधिकार यहाँ पर होते गए, और धीरे धीरे अंत में आप देखेंगे मराठों के अधिकार में फाइनली आ गया था, क्योंकि चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, बहमनी, निजाम शाही, मुगल और अंततः फिर मराठों ने इस पर अधिकार कर लिया था। अगला है सलहेर का किला महाराष्ट्र में, जो कि नासिक जिले में जिसकी स्थिति है, और वहीं पर सलहेर गांव है, और इसकी ऊंचाई 1567 फीट है, 1567 मीटर यानी 5141 फीट है, और महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा किला इसको माना जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, याद रखिएगा, गवलगढ़, सुल्तानगढ़ इसके अन्य नाम है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सलहेर का किला, अब इसका नाम आप अगर याद रखे हैं गवलगढ़ या सुल्तानगढ़, और ये सलहेर का किला ना देके नाम गवलगढ़ या सुल्तानगढ़ देके आपसे इसकी विशेषता पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐतिहासिक महत्व ये है कि 1672 ईस्वी में सलहेर की लड़ाई का साक्षी था ये, और मराठा सेना ने यहीं पर मुगलों को पराजित भी किया था। मराठों की तरफ से मोरोपंत पिंगले और प्रतापराव गुर्जर के नेतृत्व में लड़ा गया, और ये युद्ध मराठों ने जीता भी था। सिंधुदुर्ग का किला, सिंधुदुर्ग का किला भी महत्वपूर्ण है। ये अरब सागर में खुरटे द्वीप पर कोंकण तट के पास स्थित है, और निर्माण इसका 1664-67 ईस्वी में हुआ था। हीरोजी इंदुलकर इसके निर्माता माने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के मुख्य सैन्य अभियंता के तौर पर इनको जाना जाता है। अगला है सुवर्ण दुर्ग किला। सुवर्ण दुर्ग किला यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, रत्नागिरी जिले के हरनाई बंदर के पास, महाराष्ट्र में यह भी स्थित है। वहीं पर एक द्वीप पर स्थित है। पहले यह आदिलशाही वंश के अधीन था, फिर 1660 ईस्वी में शिवाजी ने इसको जीता। और फिर इसका महत्व क्यों है, तो मराठा जो नौसेना है
उसका मुख्य अड्डा के तौर पर जाना जाता था। तो सुवर्ण दुर्ग किला मराठा नौसैन्य अड्डे के तौर पर भी इसको जाना जाता था, इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। अगला किला आपका कौन सा है? तो विजय दुर्ग किला, जो कि वर्तमान सिंधु दुर्ग जिले के समुद्र तट पर स्थित है। इसका निर्माण 12वीं सदी के अंत में शिलाहार वंश के द्वारा किया गया था, और पहले शिलाहार वंश ने इसका नाम क्या दिया था? तो नाम दिया था घेरिया। बाद में शिवाजी महाराज ने जब इस पर विजय की 1653 ईस्वी में, तो इस किले का नाम बदलकर रख दिया गया विजय। तो विजय दुर्ग ये कहलाने लगा। और इसकी विशेषता क्या है? तो 200 मीटर लंबी यहां पर समुद्र के नीचे एक सुरंग है जो कि इसको भूमि के साथ कनेक्ट करती है। तो ये इसकी विशेषता है, याद रखेंगे। विजय दुर्ग किले में समुद्र के नीचे से एक सुरंग है जो कि भूमि से इसको कनेक्ट करती है। खांदेरी किला, खांदेरी की बात करें तो अलीबाग के तट से थोड़ी दूरी पर एक द्वीप पर यह भी स्थित है खांदेरी किला, यहाँ चित्र में देखिए। और निर्माण इसका 1679 में शिवाजी महाराज ने किया था, 1679 में। शिवाजी के नौसैनिक दौलत खान ने प्रतिरोध किया, फिर यहाँ तोपें स्थापित की और सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित की थी। फिर इसका महत्व क्या है, क्यों है? तो शिवाजी की समुद्री शक्ति को स्थापित करने की रणनीति का यह हिस्सा था। यानी समुद्री शक्ति पर चूंकि मराठे ध्यान देते थे, शिवाजी महाराज की समुद्री शक्ति में जो खांदेरी का किला है वो एक अहम योगदान निभाता था। अगला है राजगढ़ का किला। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप पहले चित्र में देखिए, और शिवाजी महाराज द्वारा इसका अधिग्रहण 1647 में किया गया। ये उनकी राजधानी भी रही लगभग 26 साल तक। तो रायगढ़ जो है इनकी राजधानी रहा, रायगढ़ राजगढ़ कहा जाता है। यहीं पर उनके पुत्र राजा राम फर्स्ट जो थे उनका जन्म भी हुआ था, और उनकी पहली पत्नी जो साईबाई थी उनका निधन भी हुआ था। तो इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंट है। जिंजी किला, जिंजी किला जो है ये 12वां किला है जो कि इसके अंतर्गत आता है, मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत आता है। और ये एकमात्र मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत सम्मिलित किलों में ऐसा किला है जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इसकी स्थिति कहाँ है? तो यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है, और दक्षिण भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक इसको माना जाता है। 3 पहाड़ियों पर बसा है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रायण दुर्ग। तो इन पहाड़ियों पर स्थित है जिंजी का किला। आगे बढ़ेंगे और भी बात करेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन बैच 2026 की शुरुआत हो रही है 21 जुलाई 2025 से। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। और इसकी खास बात यह है कि 10 महीने का एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपकी समग्र तैयारी होगी, और यहाँ पर 1-to-1 एक्सपर्ट मेंटरशिप आपको मिलेगा मूल्यांकन के साथ। 40 हाई स्पीड क्वालिटी टेस्ट भी यहाँ पर मिलेंगे। ये नंबर नीचे दिया गया है 87501 इस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। अब आपको बताना है कि भारत की तरफ से विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित स्थलों की संख्या कितनी है। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए यही है। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।